गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा का विषय होगा क्रिया। देखिए, क्रिया व्याकरण का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। क्रिया 10th और 12th में भी महत्वपूर्ण है और साथ ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। सबसे पहले आप देखेंगे क्रिया शब्द का शाब्दिक अर्थ। क्रिया शब्द का शाब्दिक अर्थ। तो देखिए, क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य। क्रिया का शाब्दिक अर्थ हुआ कार्य। अब देखिए कि क्रिया का भाषा में प्रयोग क्यों किया जाता है। शाब्दिक अर्थ कार्य हुआ, लेकिन इसका भाषा में प्रयोग क्यों किया जाता है। भाषा में क्रिया शब्द का प्रयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि भाषा में यदि क्रिया का प्रयोग नहीं होगा तो घटना की स्थिति और कर्ता के कार्य की स्थिति का पता नहीं चलेगा। इसलिए घटना की स्थिति और कर्ता के कार्य की स्थिति का पता लगाने के लिए और उनकी स्थिति निश्चित करने के लिए क्रिया शब्द का प्रयोग भाषा में किया जाता है। जैसे उदाहरण के द्वारा आप समझिए, कुछ उदाहरण ले लीजिए आप ही। जैसे सीता खाना खाती है। दूसरा, सीता खाना पकाती है। फिर जैसे मोहन आ रहा है। चौथा, सोहन जा रहा है। अभी देखिए, हमने ये देखा है कि क्रिया शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य। अब जो कार्य की स्थिति बतलाता है, जो कार्य की स्थिति बतलाता है वही क्रिया शब्द माना जाता है। तो इन उदाहरणों में आप देखिए, जैसे इसमें खाती, इसमें ये पकाती शब्द, इसमें आ रहा, इसमें जा रहा, ये जो शब्द हैं ये कर्ता की कार्य की स्थिति को बता रहे हैं। जैसे यहाँ सीता खाना खाती है, तो सीता खाना खा रही है, इस बात को खाती शब्द प्रकट कर रहा है। यहाँ पर सीता यहाँ पर खा रही है और यहाँ पर पका रही है, तो यहाँ पर खाना पकाने की बात को ये पकाती शब्द व्यक्त कर रहा है। यहाँ मोहन आ रहा है और इसमें मोहन जा रहा है। अब भी मोहन आ रहा है यानी मोहन की क्रिया क्या है, आने की, तो ये आने की जो बात है इन शब्दों से प्रकट होती है। और सोहन जा रहा है, ये जाने की, जाना क्रिया है, इसलिए यहाँ ये शब्द जो हैं ये मोहन के जाने के बारे में बताते हैं। तो देखिए, सीता का यहाँ काम खाना है, यहाँ पकाना है, मोहन का काम आना है और सोहन का काम जाना है। अब इनका खाना, इनका पकाना, इनका आना, इनका जाना, ये सब बातें कौन बता रहे हैं, ये शब्द बता रहे हैं। तो ये शब्द बता रहे हैं, इसका मतलब ये शब्द क्या है, क्रिया है। तो वाक्य में आप इस तरह पहचानेंगे कि वाक्य में वो शब्द जो हमें ये बताते हैं कि कर्ता क्या कर रहा है और घटना की स्थिति क्या है। इस प्रकार आप देखिए फिर क्रिया की परिभाषा क्या हुई। इस प्रकार परिभाषा हुई, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध हो वे क्रिया कहलाते हैं। वे क्रिया कहलाते हैं। तो देखिए, वाक्य में जो शब्द ये बताते हैं कि कार्य हो रहा है या कार्य किया जा रहा है, कार्य हो रहा है या किया जा रहा है, ये बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। इसलिए क्रिया की परिभाषा हुई, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध हो वे क्रिया कहलाते हैं। अब आप देखिए क्रिया के भेद। क्रिया के भेद भी होते हैं। मुख्यतः क्रिया के दो भेद होते हैं। मुख्यतः क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होती है अकर्मक क्रिया,
एक होती है अकर्मक क्रिया और एक होती है सकर्मक क्रिया। एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। अब इनके भेदों की परिभाषा देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि अकर्मक की परिभाषा क्या होगी और सकर्मक की परिभाषा क्या होगी। कैसे? जैसे कर्म के साथ ए लगा हुआ है, कर्म से पहले यहाँ क्या लगा हुआ है? ए, और ए का अर्थ है, ए उपसर्ग का अर्थ हमेशा होता है नहीं, और कर्म के साथ यहाँ से लगा हुआ है, और शब्द के साथ से लगने का मतलब होता है साथ या सहित, साथ या सहित। तो यहाँ ए का मतलब नहीं, इसका मतलब कर्म नहीं, से का मतलब साथ, इसका मतलब कर्म के साथ। तो यानी वह क्रिया जिसमें कर्म नहीं हो वो तो क्या हो गई? अकर्मक। वह क्रिया जो कर्म के साथ हो अर्थात जिसमें कर्म हो वो क्या हो गई? सकर्मक। तो इस प्रकार इनकी परिभाषाएं होती हैं, यानी जिनमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक होती हैं, जिनमें कर्म होता है वो सकर्मक होती हैं। अब देखिए आप इनमें अंतर कैसे पहचान सकते हैं, दोनों में अंतर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको पहले एक बार अकर्मक के उदाहरण देकर समझा देती हूँ। अकर्मक के कुछ उदाहरण आप देखिए, जैसे मोहन दौड़ता है, पक्षी उड़ते हैं। फिर अगला, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब आप देखिए कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, उसमें एक कर्ता होता है और एक क्रिया होता है, उसमें कर्म नहीं होता है। तो यहाँ देखिए मोहन दौड़ करने वाला है तो ये कर्ता है और दौड़ता क्रिया है, तो यहाँ पर एक कर्ता है और एक क्रिया है, कर्म नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। पक्षी उड़ते हैं, उड़ने वाले पक्षी हैं तो पक्षी कर्ता है और उड़ रहे हैं, इसका मतलब उड़ते क्रिया है तो कर्ता क्रिया दो है, इसका मतलब अकर्मक क्रिया है। फिर पक्षी आकाश में उड़ते हैं, अब इसमें ये कर्ता है, उड़ते क्रिया है। अब एक शब्द और आ गया, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाता है, हम भ्रमित हो जाते हैं कि कहीं ये कर्म तो नहीं है, कहीं ये कर्म तो नहीं है। इसके लिए देखो आपको क्या करना है, ये पहचान करने के लिए कि आपको क्रिया से पहले क्या का इस्तेमाल कर लेना है। क्रिया से पहले किसका इस्तेमाल करना है? आपको क्या शब्द का इस्तेमाल कर लेना है। अगर क्या का कोई जवाब आता है तो वह क्रिया सकर्मक है, और क्या का कोई उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया आपकी अकर्मक है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये अकर्मक है, अब ये क्रिया है, क्रिया से पहले हम क्या लगाते हैं, जैसे क्या दौड़ता है, क्या दौड़ता है। अब क्या दौड़ता है इसका कोई जवाब नहीं है, क्या दौड़ता है इसका यहाँ पर कोई जवाब नहीं, इसका मतलब क्रिया अकर्मक है। इसी प्रकार क्या है कि पक्षी उड़ते हैं, तो उड़ते से पहले क्या का इस्तेमाल करें, क्या उड़ते हैं, तो वाक्य में इसका कोई जवाब नहीं है, इसका मतलब ये भी अकर्मक है। फिर यहाँ पर थोड़ा हम कन्फ्यूज़ होते हैं कि इसमें कर्ता क्रिया के अलावा आकाश शब्द और है, तो कहीं ये सकर्मक तो नहीं हो सकती है, ऐसा होता है। इसलिए इसमें भी देखो अपन क्या का इस्तेमाल करेंगे, क्या का इस्तेमाल करेंगे, जैसे क्या उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं। अब क्या उड़ते हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि आकाश उड़ते हैं, ये तो नहीं कह सकते। यदि ये पूछा जाए कि कौन उड़ते हैं और कहाँ उड़ते हैं, तब तो इसमें जवाब मिल सकता है कि कौन उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, और कहाँ उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। लेकिन आपको अकर्मक क्रिया में कौन और कहाँ का इस्तेमाल न करके सिर्फ आपको क्या का इस्तेमाल करना है। यदि क्या का उत्तर मिलता है तो क्रिया अकर्मक नहीं है, वहाँ सकर्मक है, और क्या का जवाब नहीं है तो क्रिया अकर्मक है। अब देखो यहाँ पर आकाश शब्द आ गया, भले वाक्य में तीसरा शब्द और भी है लेकिन ये कर्म नहीं है, इसका पता कैसे चलता है, क्योंकि यहाँ पर क्या का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आकाश क्या का जवाब नहीं है, आकाश कहाँ का जवाब है। यदि आप ये कहें कि कहाँ उड़ते हैं तब आकाश आ सकता है, लेकिन ये कहते हैं क्या उड़ते हैं
तब इसका जवाब आकाश नहीं है। इसका मतलब है इसमें कर्ता और क्रिया के अलावा एक शब्द और है, फिर भी ये अकर्मक क्रिया है, फिर भी ये अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार आप अब देखिए सकर्मक क्रिया। सकर्मक, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, यहाँ बताया था कि स का मतलब साथ होता है, सहित होता है, यानी जो कर्म के साथ होती है जिसमें कर्म होता है। तो उदाहरण के द्वारा आप समझिए, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब वही बात कि अब इसमें पढ़ता क्रिया से पहले हम क्या का इस्तेमाल करेंगे। क्या पढ़ता है, तो जवाब आएगा पुस्तक, जवाब आएगा पुस्तक। इसका मतलब ये है कि क्रिया सकर्मक है। जैसे हम यहाँ पर लिखें कि सीता पत्र लिख रही है, सीता पत्र लिख रही है। अब लिख रही क्रिया है, इससे पहले हम क्या का इस्तेमाल करें कि सीता क्या लिख रही है, तो जवाब आएगा पत्र। इसका मतलब इसमें जवाब है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर क्या का जवाब आता है तो क्रिया सकर्मक है, और क्या का जवाब नहीं आता है तो क्रिया अकर्मक है। ज़रूरी नहीं है कि वाक्य में कर्ता और क्रिया दो ही शब्द होने पर अकर्मक होती है, कई बार तीसरे शब्द का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। जैसे यहाँ है पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यहाँ पर तीसरे शब्द का इस्तेमाल है, लेकिन ये कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक है, और जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक होती है। धन्यवाद। अब आगे की वीडियो में आपको विस्तार से अकर्मक और सकर्मक के भेदों के बारे में और अन्य उदाहरण देकर के इनको ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझा दिया जाएगा।